बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वन बेल्ट वन रोड और सी पैक, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। सी पैक का प्रोजेक्ट जब से स्टार्ट हुआ तब से ये देखा गया कि बहुत सारे प्रोपेगेंडास इसके खिलाफ देखने में सामने आए। किसी ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया और किसी ने कहा कि इसका फ़ायदा सिर्फ चीन को ही होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट रुका नहीं, बल्कि इस पर काम होता रहा और ये आगे बढ़ता रहा, क्योंकि ये हकीकी मानों में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, जिससे ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पाकिस्तान में सनती इनकलाब के साथ साथ खुशहाली आएगी। सी पैक दर हकीकत है क्या, इस पर कितना काम हो चुका है और कितना होना बाकी है, जो इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं उनका मकसद क्या है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वन बेल्ट वन रोड है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। हमने देखा है कि बहुत सारी सुपर पावर्स इसको रेजिस्ट कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? आई अप्रिशिएट यू स्टार्टेड विद द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी आपने वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट से शुरू किया, डायरेक्ट सी पैक से शुरू नहीं किया। अच्छा, हमें इसको समझना होगा कि बेल्ट एंड रोड या वन बेल्ट वन रोड, जिसका नया नाम 2013 के बाद से अब 2018 में नया नाम इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रखा गया। ये इसका ताल्लुक बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा नहीं है, इसका ताल्लुक बिल्कुल ताज बरतानिया जैसा नहीं है, इसका ताल्लुक बिल्कुल इम्पीरियलिज्म या कॉलोनिज्म जैसा नहीं है। यानी आसान ज़ुबान में ये नहीं है कि वो हम पर कब्ज़ा करना चाहते हैं या हम पर काबू डालना चाहते हैं या हमें डेट ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। चाइना इस वक्त एक ऐसी हिकमत अमली तैयार कर चुका है जैसे पूरी दुनिया के साथ एक अमन और एक माशी अमन के जोन में हम चले जाएं। इससे पहले हमने बहुत से कत्ल व गारत देख लिए और अमेरिका से लेकर ताज बरतानिया से लेकर हमने सुपर पावर्स को उठते हुए भी देखा और गिरते हुए भी देखा, और रशिया और अमेरिका का आपको ताल्लुक़ बड़े अच्छे से पता है। और जब उरूज से लेकर ज़वाल का हमने एक तारुफ देखा। बेल्ट एंड रोड के तहत जो है वो पूरी दुनिया के 70 ममालिक को आपस में कनेक्ट किया गया, यानी इसके आगे 100 ममालिक भी कनेक्ट हो जाएंगे और पूरी दुनिया जो है वो 3 चीज़ों के अंदर कनेक्ट करेगी। यानी पहला जो है उसमें बहरी, दूसरा जो है वो रेल के निज़ाम के तहत और तीसरा ज़मीनी। अच्छा, आप तीनों बुनियादों के ऊपर आप देखें कि हम 3 चीज़ों के ऊपर एक दूसरे, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट करेगी और एक दूसरे से तिजारती लाइनअप डेवलप होगा। अच्छा, जब ये तिजारती लाइनअप डेवलप होगा तो मईशत मुस्तहकम होगी और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माशी इस्तेहकाम और ख़ुद मुख्तारी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर आप इसमें देखें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट भी देखने में आ रहा है, और वो पैराडाइम शिफ्ट जो है वो लोगों को तकलीफ इसलिए दे रहा है, और पूरी जाहिर सी बात है सुपर पावर्स को तकलीफ देगा वो इसलिए क्योंकि अगर आप नया इंडेक्स देखें सही, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एशिया की बुलंद इकोनॉमी 2023 में चाइना को कहा जा रहा है। सही। अच्छा, इंटरेस्टिंग जी सॉरी, ये बताइएगा कि आपने बताया कि पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, तो वन बेल्ट वन रोड की बात हो रही है, ज़रा सी पैक के बारे में भी बताइए। स्पेशली इंडिया को बड़ी तकलीफ उठ रही है सी पैक के प्रोजेक्ट से, और इंडिया का मीडिया काफ़ी प्रोपेगेंडास कर रहा है, शोर मचा रहा है, तो हमारा मीडिया इसको इतना सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आता जितना कि मुखालिफ ममालिक जो हैं इसको अपोज कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि सबसे पहले समझ लें कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको मैंने अमन का पैगाम कहा, और ये माशी तौर पर अमन का पैगाम है। अब दुनिया सियासत पर नहीं चलेगी, मईशत पर चलेगी, और चाइना ने ये जांच लिया, समझ लिया। इसी का मैं इंडेक्स अभी बयान कर रहा था कि सी पैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके तहत 4 चीज़ों पर पहले फोकस किया गया। उसमें पहला फोकस ये है कि 65% एनर्जी, यानी एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया गया। दूसरा 18% इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जाएगा और कर रहे हैं। 15% रेलवे, जिसमें ML1 के ऊपर भी बात करेंगे, और 2% जो है वो गवादर। अब गवादर में रिसेंटली भी आपने देखा एक खूबसूरत स्टेडियम बना है, और दुनिया जब तक देख नहीं लेती मानती नहीं है। और उसके बाद स्कूल भी बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, और हॉस्पिटल बन रहा है, प्लस वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एयरपोर्ट भी बन रहा है। और इतना कुछ बनने के बाद भी ये सिर्फ 2% मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर सारा का सारा इनपुट जो है वो चाइना का है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बता दूं कि ये तकलीफ क्यों उठ रही है, और ये पूरी दुनिया में तकलीफ उठेगी, और चाइना को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान को भी टारगेट किया जाएगा, क्योंकि सी पैक जो है
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, यानी वो पहला प्रोजेक्ट था जिसको सबसे पहला साथ देने वाला पाकिस्तान है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आप देखें कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह खड़ा है जिसकी वजह से ये 70 ममालिक में आपस में कनेक्टिविटी होनी है। अगर मैं इसको आसानी से बताऊं तो आप अफ्रीका को देख लीजिए, आपने इनको सेंट्रल एशियन स्टेट को देख लीजिए। अगर आप यूं देखें कि अफ्रीका, सेंट्रल एशियन स्टेट पाकिस्तान के साथ मिलकर ये पुराना वो सिल्क रूट बनेगा जो हमेशा से एक तिजारती सिल्क रूट बना करता था। अब मैं अगर आपको, जैसे आपने लास्ट पूछा, तो मैं उसी की तरफ बता दूं कि वो डर क्यों रहे हैं कि चाइना जो है 2028 के अंदर अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर 4% का इजाफा करेगा। और इंडेक्स के मुताबिक 2028 में IMF ने भी ये कहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भी ये कहा कि अमेरिका जो है वो 1.9% कमी में चला जाएगा। अच्छा। यानी आप ये देखें कि सबसे बड़ा खतरा तो है इस वक्त टोटल डिपेंडेंसी इंडिया की अमेरिका के ऊपर है, और पाकिस्तान अपना पैराडाइम शिफ्ट ले चुका है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ले चुका है, और वो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात के अंदर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया की खित्ते में इजारादारी जो है वो कम हो रही है और यही इंडिया को खल रहा है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं बयान करना चाहूँगा, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये आज की बात नहीं है। अब आपने ये देखा होगा कि ये क्यों नहीं परेशानी होगी। आपने देखा होगा कि इसी प्रोजेक्ट के तहत अब नेपाल ने भी एंट्री ले ली है जी। और ये बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा, ये बात नहीं है कि चाइना किसी को तोड़ा है। नेपाल को अब तक इंडिया ने कोई फायदा नहीं दिया था। नेपाल को समझ लीजिए कि नेपाल लैंडलॉक है। अच्छा, कोई भी राहगुजर उसके साथ नहीं जा रही होती। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो ये सी पैक के एक अजीब दुश्मन बन गए और एक अजीब कॉन्स्पिरेसी डेवलप कर रहे हैं कि हमें माशी तौर पे डेब्ट ट्रैप में फंसाया जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं। नेपाल ने ऐसा किया। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है। नेपाल ने क्या किया कि उसके अंदर राहदारी खोल दी। अच्छा, सारी की सारी ट्रेड अब उधर से शुरू हो गई। उन्होंने नेपाल के लैंडलॉक को खोलने के बाद तमाम अपने तजारती हदफ और कई प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके साथ शुरू कर दिया, और नेपाल अब मुकम्मल तौर पे भारत के साथ शिफ्ट होकर चीन के साथ चला गया, जिसकी वजह से अगर इंडिया को परेशानी नहीं होगी तो और क्या होगा। ठीक है, हमारे पास गवादर है जिसको गेटवे कहा जा रहा है, राहदारी कहा जा रहा है, तो चाइना को तो इसका फायदा है, लेकिन पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर गवादर के होने का क्या फायदा है? अच्छा, इसके अंदर ये जो मैं कुछ मंसूबे बताना चाहूँगा। आप इसमें ये देखिए कि जियो इकोनॉमिक गेटवे डेवलप हो गया। आप इसमें देखिए कि सबसे पहले $46 बिलियन की ट्रेड हुई थी। उसके अंदर अगर मैं देखता हूं कि अब 52 बिलियन डॉलर की मजीद ट्रेड हुई और अब $62 मुकम्मल करने हैं। अब इसमें इजाफा 2023 के अंदर $100 बिलियन का इजाफा होगा और 2030 तक इसके अंदर $150 अरब का और मजीद इजाफा होगा। अच्छा, अब इसके अंदर फिलहाल 75,000 एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, यानी जितने भी प्रोजेक्ट शुरू होंगे उसके अंदर बहुत सारे रोजगार डेवलप हो चुके हैं। 2023 तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 लाख लोग जो है वो इसके अंदर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स होंगे, और 2030 तक आपकी बेशुमार इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप होगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवादर के बारे में मैं डिटेल तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इस जैसा पोर्ट कोई नहीं है। अच्छा, सिंगापुर को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन इतना डीप और इतना यानी आप यूं समझ लें कि बहुत कम टेक्निकलिटीज को इस्तेमाल करके गवादर का पोर्ट हमें कुदरती तौर पर इतना डेंस मिला और इतना शानदार मिला कि उसके ऊपर जो 3 बर्थ अब तक डेवलप की गई हैं, उसके साथ हमें ये फायदा हो गया कि आमतौर पे पोर्ट के साथ इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना करते। अच्छा, इसके साथ हम इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं और उसकी दबा के तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इंडस्ट्रियल जोन की डेवलपमेंट हो चुकी है। $100 अरब की इन्वेस्टमेंट अब तक आ चुकी है। अच्छा, $100 अरब की जो अभी आमतौर पे सवालात करते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। मैं आपको पूरी दुनिया का अगर इंडेक्स आपके सामने खड़ा कर दूं तो FDI तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फैसलाबाद में नहीं आई, लेकिन $100 अरब की इन्वेस्टमेंट तो खाली आपके फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में आ गई। तो गवादर के अंदर जो SEZs डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर प्री इन्वेस्टमेंट्स उन चाइनीज ने पहले से डेवलप कर रखी हैं, और इस टाइम पर अगर आप गवादर विजिट करें, जिसका आपने देखा कि एक स्टेडियम इतना खूबसूरत बना है, तो आप देखते जाइए कि पोर्ट कितना खूबसूरत होगा, और उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, इंडस्ट्रियल जोन डेवलपमेंट आज से पहले इतनी तेजी से कभी बनता देखा नहीं। आपने कहा कि कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ट्रेड बढ़ेगी, हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, स्किल्ड लेबर को जॉब्स मिलेंगी, लेकिन आम आवाम को इसका क्या फायदा होगा? अच्छा, आम आवाम को फायदा ये होगा कि देखें,
ایک کنیکٹیوٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ماؤ زیدونگ کا فلسفے کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ آئی نیڈ اے روڈ ڈیولپمنٹ، اے کمپلیٹ روڈ نیٹورک. اچھا روڈ اینڈ روڈ، اچھا یہ بعد میں لوگ سنتے رہے اور چائنا نے اس کے اوپر عمل کیا. انہوں نے کہا تین چیزوں کو، ایک تو سیلاب کو کس طریقے سے روکنا ہے، افتاد کو کیسے روکنا ہے، اس کا سائنٹیفک پلان ڈیولپ کیا گیا. تیسرا سب سے اہم، اور اس کو بعد میں انہوں نے پہلا کر دیا، کہ سڑکوں کے جال پھیلا دو. اچھا جب تک سڑکوں کے جال نہیں پھیلائے جائیں گے، آپ ایک سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں سڑک جائے گی وہاں ترقی بڑھتی چلی جائے گی. چائنا، اچھا سب سے پہلے امریکہ کے اگر میں آپ کے سامنے تعارف بیان کروں تو 6.58 ملین کلومیٹر کے ساتھ امریکہ ابھی تک روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر پہلا ہے. اچھا آپ نے دیکھا کہ جہاں روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہوگا وہیں پہ بہتریاں شروع ہوگی. پاکستان کے اندر اب اس چیز کو اس طرح کو لینا پڑے گا. استحکام کیسے آئے گا؟ کنیکٹیوٹی تو بہتر ہوگی لیکن استحکام کیسے آئے گا؟ استحکام اسی طرح آئے گا کہ آپ کی سپلائی چین بہتر ہوگی، آپ کی نیٹ ورکنگ بہتر ہوگی، آپ کی جو جتنا یعنی فور ایگزامپل ایک جگہ سے دوسری جگہ لاجسٹکس جو ہیں وہ جہاں پہ 7 گھنٹے کا فرق آتا تھا وہاں پر آپ کی چیزیں 1 گھنٹے میں پہنچیں گی. کئی کا 16 گھنٹے کا راستہ تھا جس کے 7 گھنٹے کی کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہوگی. اور کئی جگہ کے اوپر روڈز اب تک جاتی نہیں. پاکستان کے اگر آپ جیو اسٹریٹجک ایشوز کو دیکھیں تو بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پر روڈز ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. سو آئی وڈ اپریشیٹ ہماری اس میں جو ہے وہ پاک آرمی کو بھی آپ کو بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے بلوچستان کے بہت سارے ایریاز کے اوپر، جس کے اوپر ہم کبھی نیکسٹ دوبارہ ڈیٹیل پروگرامز کریں گے، اتنی شاندار کنیکٹیوٹی ڈیولپ کر رہے ہیں اور خاموشی کے ساتھ یہ کام ہوا. اور آج بلوچستان کے اندر جہاں رستے نہیں تھے، جہاں ریل نیٹ ورک نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر یعنی سڑکوں کا جال پھیلایا. یعنی آپ یاد سمجھیں کہ ترقی ایسے نظر نہیں آ جاتی، آپ کے سامنے ترقی فوری طور پہ جن کی طرح نظر نہیں آ جائے گی. اس سے پہلے ایک ایسی اتنا کیوس ہوتا ہے سم ٹائم کہ تیاری کے وقت تک آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز نکلے گی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کنیکٹیوٹی کی میں اگزامپل دیتا رہا، چائنا دوسرے نمبر پہ اپنی روڈ کنیکٹیوٹی. تو اب آپ اس سے سمجھیں کہ ریل، بحری اور بری، یعنی ہر لحاظ سے آپ چائنا کی جو کنیکٹیوٹی اتنی تیز ہے تو وہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، صرف چائنا کا میں آپ کو سٹیٹ دینا چاہوں گا کہ 96,000 کلومیٹر لمبی نیٹ ورک ہے. اور وہ اسی طریقے سے سنگاپور جبکہ چھوٹا ہے لیکن دنیا کا سب سے منظم نظام جو کنیکٹیوٹی، روڈ کنیکٹیوٹی کا، اس کے پاس ہے. اسی لحاظ سے پاکستان کے اندر جب وہ سی پیک کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس نے، چائنا نے آپ کے روڈ نیٹ ورک کے اوپر بات کی، جس میں ML1 کی بات اب آپ سن رہے ہیں. ML1 کو بہت فوکس کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اور اس کو شروع کیا جا رہا ہے. ریل کے نظام ML1 کے بارے میں بتائیے کہ یہ ریلوے کا نظام تو اس سے بہتر ہوگا تو کیا حادثات میں کمی آئے گی اور ٹریولنگ ٹائم بھی کم ہوگا؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اچھا، ML1 کے اوپر میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتانا چاہوں گا. اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ 80% آپ کا ریلوے نظام اس وقت پرانا ہو چکا، ختم ہو چکا، آبسلیٹ ہو چکا. اچھا، ML1 جو ہے اس کے آنے سے دو چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو جو پرانا آپ کا پلان ہے، آپ کا جو ٹریک، جو ریلوے ٹریک تھا، اس کو سارا واپس کر دیا گیا اور اب اس کے اندر ڈبل وے ٹریفک ٹرینز جو ہیں، یعنی آپ کی جو پٹری ہیں وہ 2 وے ٹریفک. اچھا، دوسرا جو ہے وہ کراس فری سٹرکچر ڈیولپ کیا گیا، یعنی آپس میں تصادم اور حادثات کم ہوں گے. اچھا، پلس اس کا جو ML1 کا پروجیکٹ ہے وہ 3 چیزوں کو آپس میں جوڑے گا. سب سے پہلے وہ کراچی ٹو لاہور اس کو جوڑے گا، پھر لالا موسیٰ سے پنڈی کو جوڑے گا، اور پھر پشاور سے خنجراب کو جوڑے گا. اچھا، اب ان چیزوں کو راول پنڈی اور پشاور، نوشیرہ کے اوپر جو ریلوے پٹری دی ہے وہ 2 رویا دی گئی ہے. اچھا، اب اس میں اگر میں دیکھوں تو یہ 3 فیزز کے اندر ہے. پیکیج 1 کے اندر جو ہے وہ کراچی ٹو لاہور ہے، پیکیج 2 کے اندر لالا موسیٰ ٹو پنڈی ہے، اور پھر پشاور سے نوشہرہ ہے. اچھا، اب اس کے اندر دیکھیں کہ جو ٹرین کا نیٹ ورک بنایا جائے گا وہ 160 RPM کے اوپر آئے گا. پاکستان میں آپ تصور کر سکتے تھے کہ کوئی ایسی ٹرین جو ہے وہ 160 RPM ہے؟ چائنا کے اندر تو 360 ہے، اس کو بلٹ ٹرینز کہا جاتا ہے، لیکن ڈی ٹرینز بھی ہے. چائنا نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کو یکدم سے 360 انٹروڈیوس کرائی. آپ کی جس طرح سلو ٹرینز ہوتی ہیں، چائنا کے پاس بھی سلو ٹرینز ہیں. جو مناسب لوگ ہیں یا غربت کے قریب لوگ ہیں وہ لوگ اس کے اوپر جاتے ہیں، لیکن 360 RPM کی سپیڈ والی ٹرینز بھی ہیں. جتنی کنیکٹیوٹی
याद रखिए कि जितनी कनेक्टिविटी तेज होगी उतना ही ज़्यादा असर होगा। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ML1 के ऊपर बहुत विजनरी लोग आए हैं। रीसेंट टाइम के अंदर आजम सवाती साहब ने इसको जो रीवैम्प करने का अज़म लिया है। अच्छा, हमें प्रॉब्लम एक और भी आ रहा है। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि रोजगार के फायदे देखें, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के शुरू होने से मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताना चाहता हूँ, और वो एग्जैक्ट नंबर आप देख लीजिए कि तकरीबन 3 लाख के करीब जो है वो ML1, इसका पुराना नाम बाय द वे MM1 था, अब अच्छा। ML1 है। अच्छा, इसके अंदर 3 लाख किया गया, इसको चेंज इसलिए किया गया क्योंकि ये इश्तराक अब चाइना का होगा। अच्छा, इससे पहले प्रोजेक्ट के अंदर था पाकिस्तान। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सोचने वाले पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं सोचते, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरिंग के इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कई मामलात ऐसे होते हैं। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसमें देखूं कि पेशावर से कराची तक जो है वो 1885 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बन रहा है। उसकी लागत जो है वो 8 अरब 9 से 9 अरब डॉलर मालियत का मंसूबा है ये। अच्छा, दूसरा अगर देख लें कि 80% ट्रैक अब जो है वो आपके सामने डेड है, जिसको रिवैम्प करने के लिए तीसरे मरहले के अंदर लेकर आया जाएगा, और 3 लाख प्लस इसके अंदर जो है वो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, जिसमें स्किल भी है, सेमी स्किल्स भी और नॉर्मल लेबर भी है, और ये 9 लाख प्लस पर भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है ये जो पाक चीन दोस्ती का नारा है, तो पाकिस्तान को सिर्फ नारों से ही खुश किया जा रहा है और इसका फायदा सिर्फ चीन को होगा, कितनी हकीकत है इस बात में? अच्छा, किस तरीके से फायदा होगा, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उसमें अगर आप देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको प्रोपेगेंडा याद है, उसमें अगर आप मुझे सिर्फ इतना ये बता दीजिए कि फ़ायदा किसको हुआ था। 1815 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो लोग आए थे वो धागा और कपड़े की सनत, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी सनत उस ज़माने में भी हिंदुस्तान में कपड़े की थी। अच्छा, वो जब आए तो उन्होंने 2500 पाउंड से शुरू किया, और उसके बाद उनकी जो एक्सपोर्ट थी यहाँ से जो लेकर गए वो उसकी तकरीबन 1822 तक, यानी 1815 से लेकर, ये मैं सन 1815 की बात कर रहा हूँ, 1822 तक उन्होंने तकरीबन 45 लाख पाउंड का ट्रेड कर चुके थे। और उस वक्त तक इसको कहा जाता था, एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन थी, उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान को हड्डियों के साथ, सफ़ेद हड्डियों का गढ़ बना दिया गया। यानी यूँ समझ लें कि आपका धागा यहाँ से चला गया, आपका सारा कुछ यहाँ से चला गया, और आपके पास क्या रह गया, कपड़े की सनत बर्बाद कर दी गई। आप उसका मुआवजा कैसे कर सकते हैं? और इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ भी आपने यही किया। अब वहाँ पे भी सारा पटसन और धागा आपका सारा जाता था, आपको खाली करके चले गए, आपके पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, और आपकी जो ट्रेड थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ गई। यहाँ पर मुआवजा करते हुए आपको ये समझ नहीं आती कि अब तक गवादर पोर्ट को सारा डेवलप करने वाला चाइना है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला वो है, पावर के अंदर वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया, अमेरिका ने इस्तेमाल किया। मैं पूछना चाहूंगी कि मदद तो अमेरिका भी करता रहा है, तो दोनों की मदद में फर्क क्या है? इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैं देना चाहूंगा। जरूर। पहले फेज के अंदर आपने देखा होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले जो सबसे पहले दिया गया था 8 अरब रुपया दिया, फिर उसके बाद हमें 18 अरब रुपए दिया गया। टोटलिटी के मुताबिक तकरीबन 22 अरब बनता है, लेकिन हमारे पास 50% भी नहीं आया। अच्छा, जब अमेरिका की तरफ से 50% से कम हमारे पास ट्रेड आ रही है, और हमें जो नुकसान हुआ है वो 100 अरब रुपए का हुआ है, और उसके अंदर हमने 75,000 प्लस हमने जाने दिए, हमने उनकी जंग लड़ी है, हमने वॉर एंड टेरर लड़ा है, हमने उनकी इम्पोज की हुई जंगों के अंदर हमने मुदाखलत करके, क्योंकि खिते का मामला था, और खिते के मामले में उस वक्त के नेसेसरी एक्शन मुमकिन हद तक ये होंगे। लेकिन ये चाइना का, ये अमेरिका का यहाँ आना और इस सरजमीन के ऊपर अपनी फौजी एंट्री को कायम रखना, अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को दिखाना, और यहाँ पर चाइना पे दबाव डाले रखना, ये उनका सबसे बड़ा सब्जेक्ट था। जिसमें अगर उनको अफगानिस्तान, यानी आपको पता है कि जियो स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान एक नाजुक भी है और मासूम भी है, वो इस तरीके से उनको इस्तेमाल करने में आसानी हो सकती है। चुनाचे अगर आप ये देखें कि अब तक आपने जो मंसूबे देखे
ان کے اندر آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو 100 ارب روپے کے نقصان کے ساتھ 75,000 پلس جانے دے کر ہم نے امریکہ سے فائدہ لیا یا نقصان کروایا؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹھیک ہے کہا کہ سی پیک سے بہت سارے فائدے ہوں گے ہمیں, لیکن 70 سال ہو چکے ہیں, ہم اکنامک سوورینٹی کی بات کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں, اور پھر بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہماری مدد کرے گا. ایسا کیوں؟ اچھا, ایسا اس لیے ہے کہ آپ جب آپ انیشیٹ لیتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں آپ مستحکم ہو جائیں, آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی سٹیبلٹی آ جائے. اور ہم جب جی ڈی پی کی بھی بات کرتے ہیں تو جی ڈی پی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اشاریہ جو ہے وہ 7 to 8 فوری طور پر ہو جانا چاہیے 2023 تک, اور 2030 تک ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ 12% تک ہمارا جی ڈی پی چلا جائے. لیکن کیسے؟ اچھا, 6 دفعہ تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے اور 7ویں دفعہ بھی آپ کو جانا پڑے گا. اچھا, اب میں آپ کو بینگ اکانومسٹ میں آپ کو, یا بینگ آپ کو فائنینشیل یعنی آئے رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا, میں آپ کو غلط فگر نہیں دے سکتا, اور یا میں جذباتی باتیں نہیں کر سکتا کہ کچھ ایسا الادین کا چراغ آئے گا کہ ہمیں یہ قرضے نہیں لینے پڑیں گے. ہمیں قرضے تو ٹیکنیکلی لینے پڑیں گے, لیکن قرضے لینے کے بعد ہم اس کو لگائیں گے کہاں پر, یہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ سے پہلے جو 6 آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑا, ہم نے چائنا اور سی پیک اور جو گوادر کا معاملہ جو ہم نے نہیں کیا, اس کے بعد انفراسٹرکچر کا معاملہ ہم نے ڈیلے کیا. فیز 1 صرف اور صرف ریسرچ کی حد تک تھا. اب جو چیزیں ہو رہی ہیں جس کے اندر میں زونز کے حساب سے آگے بات بھی ہم کریں گے, اور یہ بھی بات کریں گے کہ آگے معاملہ کس طریقے سے اور فرق کیا آ رہا ہے. چائنا کا ماڈل کون سا فائنینشیل ماڈل ہے, پاکستان کا کون سا فائنینشیل ماڈل ہے, لیکن اب تک ہم فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ ہم نے رائٹ ڈائریکشن نہیں دی. اب یہ وقت ہے, اس حکومت نے پرائم منسٹر پاکستان نے رائٹ ڈائریکشن لینے کا فیصلہ کر دیا. یعنی آپ اس میں پازیٹیو ایک چینج دیکھیں کہ 8 مہینے ہمیں سوچنے میں لگ گئے, اور ہم چاہتے تھے کہ کوئی متبادل راستہ ملے تاکہ ہم آئی ایم ایف میں نہ جائیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا پڑ گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کائچک انڈیکس. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. محمد حنیف ہے. اس سے پہلے میں رینٹ کار میں جاب کرتا تھا اور کووڈ-19 کے درمیان میں جاب لیس ہو گیا تھا, اور اب کامیاب جوان پروگرام میں اپلائی کرنے کے بعد الحمدللہ میں اپنا باعزت روزگار کما رہا ہوں. میرا نام اسامہ طارق عباسی ہے. میں اسلام آباد جی 11 کا رہائشی ہوں. پہلے اسلام آباد جی 11 میں میری شاپ تھی, وہ میری دکان بند ہو گئی, تو میں نے گورنمنٹ میں اپلائی کیا دکان کے لیے. مجھے اسلام آباد F11 میں گورنمنٹ نے دکان دی, اور میں اس دکان پہ بہت خوش ہوں. السلام علیکم, میرا نام شاہد اقبال ہے اور میرا تعلق فیصل آباد کے ایک نوائی گاؤں سے ہے. میرا سب سے بڑا پلان تھا کہ میں اپنا بزنس سافٹ ویئر ہاؤس کے طور پہ رن کر سکوں. اب اس میں سب سے پہلے میرے لیے پیسے کا چیلنج تھا. اس کے لیے مجھے اپرچونٹی ملی کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت. میں نے آن لائن اپلائی کیا. اپلائی کرنے کے بعد میں نے اپنے سارے پروسیجر کیے. اس کے بعد نیشنل بینک آف پاکستان نے مجھے لون پرووائڈ کیا. اس کے بعد میں نے اپنا سارا پلان ایگزیکیوٹ کیا, اور آج الحمدللہ میں اپنا سیٹ اپ چلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں.
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब से CPEC से मुतालिक गुफ्तगू जारी है और हम डॉक्टर सबा फिरदौसी को भी अपनी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चाइना के साथ हमारा CPEC का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं, और दोनों अगर ममालिक को कंपेयर किया जाए तो काइचेक इंडेक्स पर ज़रा नज़र डालिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा और अहम तरीन सवाल है। इस टाइम पर बहुत पाकिस्तान की कुछ पॉजिटिव मीडियाज़ भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे नेगेटिविटी हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि 80% इस वक्त नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, और चाइना के ख़िलाफ़ भी, और चाइना के मामले में भी, और CPEC पर भी। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को समझें। दूसरी आम बात ये होती है कि अपोजिशन की तरफ से ये बार बार ये निशान दागा जा रहा है कि हमने इस गवर्नमेंट ने CPEC को अच्छे से मैनेज नहीं किया, जो कि सरीहन गलत बात है। उसकी रीज़न आप समझ लीजिए। हमारे पास 4-5 मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिसको टेक्निकल तौर पे आप मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री देख लीजिए, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देख लीजिए, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और डेवलपमेंट के लिहाज से उन्होंने 9 इकनॉमिक जोन्स को डिवाइड करते हुए 3 इकनॉमिक जोन, जिसके अंदर आपके पास इंडस्ट्रियल जोन जो है वो फैसलाबाद का हो गया, ढाबा जी जो है वो सिंध का हो गया, इसी तरीके से राशाकई जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है आपका KPK का। तो इस तरीके से यहाँ पर तो आपकी तरसीलात जारी रहेंगी, लेकिन अब समझने की कोशिश करें कि जब दो मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड किस मैगर के मुताबिक। अब ये 21वीं सदी है, ये तो नहीं हो सकता कि मैं बार्टर ट्रेड आपके साथ शुरू करूं कि आप मुझे बकरियां दे मैं आपको चीनी दे दूं, आप मुझे चीनी दे मैं आपको गंदम दे दूं। ये बार्टर ट्रेड हुआ करती थी। अब जो है उस स्ट्रक्चर की जरूरत है। अच्छा, इससे पहले जो था वो आपने शोर तो बहुत मचाया था, ऑपोजिशन के जो लोग आज कह रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछना ये चाहिए कि आपने ये वाली चीज़ें क्यों डिस्कस नहीं की जो कि इस गवर्नमेंट ने किया। अब मैंने ये बता रहा हूं आपको, और ये मैं सही सोर्सेज से बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से भी आप पूछ लीजिए, कॉमर्स से भी पूछ लीजिए, कि सीनियोलॉजिस्ट और चाइना के वहाँ से जो हमारे ट्रेंड लोग हैं उनको अब लाया जा रहा है और उनसे बनवाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो टोटल आपकी आमदन है और आपकी आबादी का मुआवजना और आपकी टोटल आउटपुट को कैलकुलेट किया जाता है GDP के तहत। अच्छा। उससे तहत बनता है। अच्छा, GDP पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हम देखें, हमें कौम बनने में आहिस्ता आहिस्ता टाइम लग रहा है, और हम फौरी तौर पर कौम नहीं बन सके, उसकी माजी में हम नहीं जाते, लेकिन उसमें बहुत सारे मामलात हैं। माशी तौर पर हमें एक और नजरिया भी लेना पड़ता है। आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चाइना ने माशी नजरिया भी अपना किया। GDP इधर है, GDP का आप सिंपल फॉर्मूला लास्ट मैंने आपको बता दिया था, दोबारा नहीं बताता, लेकिन आबादी का मुआवजना होता है और फीकस आमदनी के ऊपर पर कैपिटा इनकम ली जाती है। दूसरी तरफ काइचेक इंडेक्स को आप समझे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ली काइचिंग वजीर आजम थे चाइना के, उनके नाम पे काइचेक इंडेक्स था। यानी आप ये समझ लें कि चाइना का वजीर आजम भी इकोनॉमिस्ट था। इतनी बड़ी मेरिटोक्रेसी है, सही, आप इतनी बड़ी मेरिटोक्रेसी। अच्छा, उसको लिया कैसे जाता है? वो 3 होते हैं। जिस तरह मैंने उसका बताया था कि इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें खपत होती है आपके अंदर, फिर आप उसके अंदर चेक करते हैं कि आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी है, वो नेट एक्सपोर्ट से आपको पता चलता है आपका GDP क्या है। बिजली की खपत पहले है, दूसरे में रेलवे कार्गो वॉल्यूम को देखा जाता है, और तीसरे में बैंक के कर्जे शामिल होते हैं। अच्छा, इन 3 को अगर देखकर उन्होंने कहा कि ये काबिल कदर तौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए बेहतरीन अमल है। अच्छा। अब आप बात कर लीजिए। जी, डॉक्टर सबा फिरदौसी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स पर गहरी नज़र रखती हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा फिरदौसी, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि चाइना ने काइचेक इंडेक्स क्यों बनाया, जबकि दूसरे ममालिक में GDP को फॉलो किया जाता है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी काइचेक इंडेक्स की? जी, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं कि चाइना जो है उसने काइचेक इंडेक्स को डेवलप किया। बेसिकली चाइना एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में उन्होंने देखा, जो प्रीमियर काइचेक था उधर जो अभी भी हैं, उन्होंने 3 चीज़ों को देखा कि रिलेटिव एक्यूरेसी चाहिए। GDP के जो नंबर्स हैं दे आर कंपेरेबल फॉर ग्रोथ, बट वो नॉमिनल टर्म्स में। रिलेटिव एक्यूरेसी के लिए मोर रिलायबल या मोर एक्यूरेट जो चीज़ें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर कर सकते हैं या उनको डिफाइन कर सकते हैं, इन स्पेसिफिकली इन चाइनीज कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे जिसके लार्जर चंग जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है,
उन्होंने 3 उसमें इंडिकेटर्स बताए, दैट इज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस चीज़ को समझना कि उसने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखी. देन रेलवे फ्रेट कार्गो, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया, रेलवे फ्रेट कार्गो गुड्स प्रोड्यूस इन चाइना. एंड द थर्ड थिंग इज लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द बोथ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल सेक्टर. तो चाइना के अंदर ये 3 चीजें एक ऐसी हैं जो कि एक इकोनॉमिक साइकिल को या एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर मेन की रोल प्ले करती हैं. अगर हम जीडीपी की डेफिनेशन की तरफ जाएं, उसके अंदर भी होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. इन कंट्रास्ट उन फाइनल वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है वो किन 3 पैरामीटर्स पे चलता है. वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है, वो आपके फाइनेंस होते हैं 3 और साथ आपका फ्रेट कार्गो होता है. यही 3 प्रिंसिपल्स जो हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो 3 बेसिस हैं, मटेरियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बेस पे एक मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है. जिसी थीम को उन्होंने काइचेक इंडेक्स के थ्रू उन्होंने डिफाइन किया, जिससे उनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव भी हैं और जीडीपी से ज़्यादा वो प्रोग्रेसिव हैं और मोर रिलायबल हैं. अभी हम कोरोना का जब टाइम फ्रेम आया और चाइना के अंदर हम देखते हैं, अभी रीसेंट फिगर्स के अंदर कहा जा रहा है कि चाइना ने बहुत बेहतर ग्रोथ की डिस्पाइट कि जी कोविड की सिचुएशन थी और एपिक सेंटर भी जो है वो चाइना था. बट स्टिल वाई दे हैव परफॉर्म, क्योंकि चाइना के अंदर फैक्ट्रीज बंद नहीं हुई. चाइना की इकोनॉमी कीप ऑन रनिंग. उनकी फैक्ट्रीज भी उनकी चली, उनकी प्रोडक्शन भी हुई, उनकी हुकूमत ने इनिशिएटिव्स और इंसेंटिव्स भी दिए जिसके अंदर बैंक्स ने लोन फराहम किए, ज़्यादा प्रोडक्शन की और इन हाउस प्रोडक्शन करके उन्होंने अपनी कैपेसिटी को सस्टेन किया, जिसकी वजह से वो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी भी है. तो ये एक रीज़न है. बाकी जो कंट्रीज हैं वो इस ट्रेडिशनल वो इतने ज़्यादा अभी प्रोडक्शन फ्रेम के ऊपर नहीं आए जितनी चाइना है, जिसकी वजह से जो मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे हम देखें अमेरिका का अगर हम कंपैरिजन इसमें ले लेते हैं तो अमेरिका में उतनी प्रोडक्शन बेस नहीं है जितनी चाइना में. अगर हम यूरोप का मुआवजा करते हैं तो यूरोप के अंदर भी उतनी प्रोडक्शन लाइन्स है, उतनी प्रोडक्शन की खपत नहीं है जितनी कि चाइना में है. तो अगर ये एक बहुत इंकरेजिंग पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम मुआवजा कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को, तो इसको लेना चाहिए. दुनिया ने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक नया फिनोमेना है. नए फिनोमेना को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. इस वजह से शायद दुनिया जो बाकी दुनिया है वो इसके फायदों से अभी वाकिफ नहीं है पूरी तरह. ठीक है, अगर काइचेक इंडेक्स को समझ लिया जाए तो इस ट्रेड सिस्टम से हमें क्या फ़वाइद हासिल होंगे? सबसे पहले जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखा जाए, एक मैं आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव दूंगी और एक आपको स्पेसिफिक टू पाकिस्तान पर्सपेक्टिव दूंगी. Sure. अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की तरफ जाएं तो जैसे जीडीपी एक मेजर है जो कि वेल रिकग्नाइज्ड है और कंपेरेबल है, सारी इकोनॉमीज उस पर प्रोड्यूस करती हैं. अगर हम इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर, ये इंफॉर्मेशन हर कंट्री की अवेलेबल होती है, अगर इसी मॉडल फ्रेमवर्क के ऊपर हर कंट्री अपनी एक काइचेक इंडेक्स डेवलप करती है तो हम इकोनॉमीज को बेहतर तरह कंपेयर कर सकते हैं. क्योंकि चाइना एक ऐसी वर्ल्ड इकोनॉमी है जो कि पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई है. अगर हमने चाइना के साथ अपने आप को कंपेयर करना है तो भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो या डेवलपिंग इकोनॉमी हो, उसको काइचेक लेकर आना चाहिए. हमारी ग्रोथ कंपेरेबल हो जाएगी, ग्रोथ रेट्स कंपेरेबल हो जाएंगे, उससे हम बेहतर एक्यूरेट मेजर्स कर सकते हैं. कंपैरिजन आसान हो जाएगा, पहला फायदा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से. और पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपको बात करूंगी, पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या सीपैक का प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर चाइना के साथ हमारे मेजर ट्रेड लिंकेजेस डेवलप करने हैं. अगर हैं अभी जो हैं उनको हमने इंक्रीज करना है और लॉन्गर रन में सस्टेन करना है. तो अगर हम चाइना वाले ही मेजर्स को लेंगे तो चाइना कंफर्टेबल होगा हमारे साथ काम करने में और चाइना भी देख सकेगा कि हमारी प्रोग्रेस किस तरह की है. क्योंकि अगर हम इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर पाकिस्तान पे काम करते हैं तो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो अभी सिंगल डिजिट में है ये उससे बेहतर डिजिट्स में नजर आएगी. क्योंकि पाकिस्तान में अगर करंट सिनेरियो में देखें हम, बेशक कोविड की सिचुएशन थी, पेंडेमिक था, डिस्पाइट ऑफ दैट हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें बेहतरी आई है. टेक्सटाइल सेक्टर को ये आप देखें तो अगर उस चीज को देखना चाहते हैं और चाइना को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, हम चाइना जैसी इकोनॉमी बनने में भी हमें टाइम लगेगा, लेकिन उन्हीं पैरामीटर्स को उस लेवल पे आने के लिए हमें वही स्टेप्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसके साथ हम उसका मवाजना कर सकें. 2 चीजें जिसकी कंपैरिजन ही ना हो तो उनके इंग्रेडिएंट्स भी सेम ना हो किसी रेसिपी के, तो उसका फिर कंपैरिजन क्या होगा. लाइकवाइज अगर जीडीपी और काइचेक
ہیں दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर्स, अगर जीडीपी को जीडीपी की तरह मेजर करें और काइचेक इंडेक्स ग्रोथ में एक इसको ग्रोथ इंडेक्स समझें, तो उसके ऊपर दोनों कंट्रीज सेम तरह मेजर करेंगे तो बेहतर और कंपैरिजन आ जाएगा, एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। आपने काइचेक इंडेक्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया है, तो ये बताइएगा कि अगर दूसरे ममालिक इसको अडॉप्ट कर लें तो क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आसानियां होंगी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आसानी होंगी, इसका मेजर फायदा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, क्योंकि चाइना जो है उसने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब लॉन्च किया तो इसकी ट्रांजैक्शन या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है ट्रांजैक्शन बहुत इंप्रूव हुई। अगर हमने उन ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट देखना है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में, यूरोपियन इकोनॉमीज में या अफ्रीकन इकोनॉमीज में क्या उनका इम्पैक्ट आया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम काइचेक इंडेक्स के थ्रू मेजर करें क्या चाइना का जो इनिशिएटिव है उससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई या नहीं हुई। अगर हम उन्हीं के मेजर्स पे मेजर करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर एक कंपैरिजन आ जाएगा, स्टेटिस्टिक एनालिसिस आ जाएगा, इकोनोमेट्रिक एनालिसिस आ जाएगा कि क्या वाकई में ये इनिशिएटिव की इतनी जितना इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स या जो इसको फोरकास्ट किया जा रहा था वो उसके इन अलाइन है रिजल्ट्स या नहीं है। सही सही। डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी, मैं ये इसमें आखिरी सवाल ऐड करते हुए कहूँगा कि हमारी हुकूमत ने अब तक काइचेक इंडेक्स के ऊपर चाइना में, क्योंकि हमने ट्रेड करनी है चाइना के साथ और बहुत बड़ा सवाल भी है, तो इसमें एक पॉजिटिव एंगल जो मुझे समझ में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये जो 2 साल ऑपोजिशन हमारे पर ये मार्क करती है और इस हुकूमत को कहती है, तो ये मैं इस हुकूमत को खराज तहसीन इस तरीके से पेश करना चाहता हूँ कि इन 2 सालों के अंदर झटका सिस्टम से स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरफ आए, जिसकी बात आज काइचेक इंडेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि इन 3 लेवल्स के ऊपर जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपस की ट्रेड आसान हो जाएगी। पिछली एग्जांपल देते हुए मैं ये बताऊं कि सिर्फ 150 रुपए की चेरी जो फी का आपको किलो आनी थी, वही आप चेरी की ट्रेड नहीं कर पा रहे, और आप भी आज देखेंगे तो चेरी की ट्रेड ठीक से नहीं हो रही, क्योंकि वहां का जो कमर्शियल यूनिट है यहाँ के कमर्शियल यूनिट के मुताबिक नहीं। एक तो लैंग्वेज का बड़ा बैरियर है, दूसरा ट्रेड और कमर्शियल के अंदर आप जब ट्रेड करते हैं तो उनके पैरामीटर्स अब बहुत एलैबोरेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम उस तरीके से उनके साथ चल नहीं पाते। तो ये एक बैरियर है, जबकि ये कमजोरी नहीं है। तो इस हुकूमत ने जो ये किया, तो इसके ऊपर आप डॉक्टर सबा से ये पूछ लीजिए कि ये जो मामला है कि काइचेक जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, इससे मुतल्लिक लोगों को अगर हम लेकर आएँ और ये जो अब लेकर भी आ चुके हैं उससे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा प्लीज। जी, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी। पाकिस्तान के जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसके अंदर सिनियोलॉजिस्ट की पोस्ट या सिनियोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू सीपैक इनिशिएटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, और उसके अंदर काइचेक इंडेक्स की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसके अंदर कंपैरिजन रिलायबिलिटी तो आएगी, और ये ऑलरेडी इन प्रोसेस है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इस तरह की रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, डेटा बैंक्स हैं हमारे पास, बस इस मॉडल की इम्प्लीकेशन चाहिए। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम होना शुरू हो चुका हुआ है, और हम इसको अगर हम सस्टेन कर लेते हैं तो हम लोग उसी पोजीशन पे चले जाएंगे जिसमें आज चाइना है। इट विल टेक सम टाइम बट वी कैन लीप फॉरवर्ड। वी विल गेट देयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर सबा फॉर योर टाइम। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान कर्जों में जकड़ जाएगा। कैसे जकड़ जाएगा कि अभी आपने ये देखा कि 75,000 मुलाजमतें अब पैदा हुई इतने बुरे हालात के अंदर। आगे 88 मंसूबे वो हैं जो कि शुरू हो गए, उनमें से 19 मुकम्मल हो गए। अब 46 मजीद शुरू हो रहे हैं और 23 प्रोजेक्ट्स और हैं जिनके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, इतने बेशुमार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि जिसके आगे मैं अगर आपको बताऊं कि एक जोन है जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर राशाकई के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर 40 एकड़ अराजी जो कि चीन की स्टील कंपनी है सेंचुरी स्टील, उसको दे दी गई है और वो 100 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है। अच्छा, 100 अरब की इन्वेस्टमेंट लाकर आप डेट ट्रैप में जाएंगे? आप किस तरीके के इल्जामात लगा रहे हैं कि हम अगर वो चाइनीज जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, 100 अरब उसमें आ गए, कितने ही राशाकई के लिए आना शुरू हो गए। अच्छा, राशाकई और बाकी इकोनॉमिक जोन्स पर मैं बता दूं कि 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं और अच्छा, ये क्यों बनाए जा रहे हैं? जी, एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक जोन्स के अगर खाली मैं सिर्फ डिवीजन देखूं तो 3-4 चीजें निकलेंगी।
اس میں نام اگر میں بتانا چاہوں تو پہلا اکنامک زون آپ سمجھ لیں کہ 9 اکنامک زون کا نام یاد کر لیں، یہ بڑے مناسب ہوں گے، بتائیے گا، اور تاکہ عوام بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور پھر کیا ہوا کہ شاندار طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ایکڑز کے حساب سے۔ اب میں اس کے اوپر جب چل جائے گا تو آپ عوام دیکھ سکتی ہے کہ کتنے ایکڑ اب تک آ چکے ہیں، اور ایکڑز کے حساب سے ایلوکیٹ کر دیا گیا کہ یعنی فوڈ پروسیسنگ، کیمیکل، ڈیجیٹل، اچھا ڈیجیٹل کوریڈورز بنائے جا رہے ہیں، ڈیجیٹل انڈسٹریل زونز بنائے جا رہے ہیں، اچھا یہ سب ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ کون کون سے، یعنی فار ایگزامپل چکوال کے قریب چونا اور باقی چیزیں زیادہ ملتی ہیں تو وہاں پہ ماربل سے ریلیٹڈ چیزیں زیادہ بنانی چاہیے۔ تو نام کے اندر اگر میں بتاؤں تو پہلا زون ہمارے پاس آتا ہے راشاکئی اکنامک زون، جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ چائنا اسپیشل اکنامک زون جس کو ڈھابے جی کہتے ہیں، جس کے اوپر بہت تیزی سے کام، اب یہ دو وہ ہیں جن کے اوپر بڑے تیزی سے کام ہے، اور جو سلو پروسیسنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہماری قوم کو پتا چلے کہ جو اپوزیشن ہے وہ صرف اور صرف سی پیک کا مذاق کر رہی ہے، اور اپوزیشن اس طرح کمپلیٹلی دیکھیں آپ، یہ اپوزیشن تو کھیل جائے گی، سیاست تو ہو جائے گی، لیکن اس سے سی پیک کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا نقصان نہیں۔ پاکستان کو آن تھریٹ نہ کیجئے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات نہ کیجئے، اور پی ڈی ایم کے جلسوں کے اوپر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو الگ کریں تو کتنی خطرناک بات ہے۔ اچھا آگے ہم چلتے ہیں تو بوستان انڈسٹریل زون ہے، علامہ اقبال انڈسٹریل زون فیصل آباد ہے، آئی سی ٹی ماڈل انڈسٹریل زون اسلام آباد ہے، ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریل پارک جو ہے وہ سٹیل مل پورٹ قاسم پر بنائی جا رہی ہے، اسپیشل اکنامک زون میرپور خاص آزاد کشمیر میں بنائی جا رہی ہے، محمد ماربل فاٹا کے اندر بنایا، اچھا ماربل کے اوپر محمد جو اکنامک زون ہے اس کو بنایا ہی اس کے اوپر ماربل کا اکنامک زون کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اچھا مکپن داس جو ہے ایسی چیز یہ میں بار بار اکثر ذکر کرتا ہوں کہ گلگت ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ہمیں اس گورنمنٹ کو بھی پہلے تو سب سے پہلے ڈیجیٹائزیشن پہ غور کرنا ہوگا، اور ہمیں گلگت کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی، یعنی آپ کو یوں سمجھ لیں کہ گلگت کا پہلا منترا جو ہونا چاہیے وہ انٹرنیٹ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹل کوریڈورز کے اندر بھی شامل ہونا ہے، تو یہ تو اکنامک زونز ہو گئے۔ گلگت کے اندر 2 اکنامک زونز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیں فیڈرل کے اندر الگ ایلوکیشن کی گئی ہے اور پروونشنل کے لیے الگ کی ہے۔ عوام کو کیوں بتایا نہیں جا رہا کہ اس اکنامک زون کے اندر آپ لوگوں نے بھی اتنا ہی آنا ہے؟ آپ چائنیز تو انویسٹمنٹ لے کر آ بھی رہے ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کر دیا، اب آپ نے اپنے قریب کے جو بزنس مین ہیں، دیکھیں فروٹ پروسیسنگ، آپ کیمیکل پروسیسنگ، آپ نے فارماسیوٹیکل کے اندر کام کرنا ہے، آپ نے لکڑی سے ریلیٹڈ کام کرنا ہے، آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ کام کرنا ہے، آپ نے بھٹے لگانے ہیں اینٹوں کے سب مختلف اکنامک زون کی ڈویژن ہے۔ اس میں سستی زمینوں کے اندر آپ ایلوکیٹ کیجئے، آپ اسپیشل اکنامک زون میں آئیں، آپ کو دعوت دی جاتی ہے اور حکومت آپ کو یہاں پر بیٹھ، اچھا پی ٹی وی کے اندر آپ یہ دیکھیں ایک باقاعدہ شو ہوتا ہے جس کی کمپیئر بھی چائنیز ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ مسلسل پاکستان، پی ٹی وی کو اگر لوگ دیکھنا شروع کریں اور زوردار طریقے سے دیکھیں جی تو ان کو پتا چلے گا پاکستان کی پازیٹیو سائڈ تو باقی چینلز پہ دکھائی نہیں جا رہی۔ اسپیشل اکنامک زون کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ فیصل آباد انڈسٹریل زون وزٹ کیجئے جی، جا کر آپ رشاکئی کو وزٹ کیجئے، آپ ڈھابے جی کو وزٹ کیجئے، آپ کو ڈیولپمنٹ نظر نہ آئے آپ ضرور بات کریں، آپ گورنمنٹ کی بات کو یا اپوزیشن کی بات کو میڈیا پر کیوں سنتے ہیں؟ ہمیں اپنا وقت جو ہے وہ صحیح چیزوں کو دیکھنے میں گزارنا چاہیے اور انفارمیشن لینی چاہیے۔ آگے آپ نے ایک امپورٹنٹ سوال کیا تھا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ سے ڈسکشن جاری ہے۔ آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ کووڈ کی وجہ سے کیا سی پیک افیکٹ ہوا ہے؟ کیا جو ہے اس میں کچھ ڈیلے آیا ہے؟ حالانکہ گورنمنٹ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے، تو اس کے متعلق کچھ بتائیے گا۔ اچھا یہ آپ کا اچھا سوال تھا۔ کووڈ میں تو ایک یہ سمجھ لیں کہ ابھی کہا جاتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹڈ اکانومی جو بوم آئے گا وہ 1.9 پر آئے گا یا 1.5 پر آئے گا۔ دیکھیں ایک تو ہم فکٹیشیس سرکل سے نکل گئے، دوسری ایک آئی ایم ایف کی طرف سے رپورٹ دی گئی کہ انڈیا جو ہے وہ کووڈ کے پینڈیمک کے بعد جو ہے وہ 11.5 پہ چلا جائے گا، جو 0.65 کے اندر جا رہا ہے تو وہ اتنے مائنسز کے اندر سے 11.5 پہ کیسے پہنچ جائے گا؟ اب اس کو میرے معاشی ذہن کے لحاظ سے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ پلس وہاں پر تو کسان موومنٹ چل رہی ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، دہلی کی طرف ان کا رخ ہے، اور وہاں کے کسانوں کو سبسڈیز نہیں دی جا رہی، وہاں کے کسان رو رہے ہیں، اور آپ انڈیا کا کہتے ہیں کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی ہماری جو اپوزیشن ہے وہی ہمارے بارے میں غلط نیریٹو بلڈ کرے گی تو کیسے چلے گا؟ اچھا اس کے علاوہ آپ کے جو آپ کا امپورٹنٹ سوال تھا اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں، چائنا کے اندر
आप तरक्की का एक राज याद करें कि शेंजन की मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आपके कोविड के सवाल से पहले। उसमें यह था कि 30 लाख लोगों का एक गांव था जिसमें 12 मिलियन अफराद को मेट्रोपॉलिटन में तब्दील कर दिया गया। अच्छा, उसके साथ आप ये देखिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सतह में को डेवलप करना शुरू किया, ये चाइना है। और चाइना की तरक्की की बुनियादी हैसियत ऐसी जीज यानी स्मॉल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। और उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर मैं मजीद थोड़ी सी डिटेल अगर आप इजाजत दें तो वो कोविड से पहले हमारे प्रोग्राम का टाइम अब खत्म होने वाला है। इस पर अगले प्रोग्राम में डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, आपने देखा कि हमने CPEC के हवाले से गुफ्तगू की। बहुत सारे जो ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो कि आवाम को नहीं मालूम थे, हमने सामने लाने की कोशिश की। प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं लेकिन ये झूठे प्रोपेगेंडास हैं, इनका कोई बुनियाद नहीं है। और वो वक्त दूर नहीं है जब जो लोग इन प्रोपेगेंडास को कर रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।